प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों, आज अपन जिस बिंदु के बारे में बात करेंगे वो अपना बिंदु है जो अर्धवार्षिक जो परीक्षा होती है विद्यार्थियों, उस परीक्षा के लिए कक्षा 12 और जियोग्राफी से संबंधित कुछ प्रश्नों का समावेश करेंगे। और आशा और उम्मीद करते हैं विद्यार्थियों कि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपको उस आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी उस परीक्षा के अंदर इनमें से इन प्रश्नों में से ही अधिकांश प्रश्न है वो विद्यार्थियों आपको अपने पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। और विद्यार्थियों, ये जो जिन प्रश्नों की अपन चर्चा कर रहे हैं, ये प्रश्न जैसे कक्षा 12 जियोग्राफी, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों दो बॉक्स चलती है, एक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरी भारत की अर्थव्यवस्था। तो ये जो प्रश्न विद्यार्थियों, ये प्रश्न भारत की अर्थव्यवस्था जो बुक है उस बुक में से लिए गए हैं। और ये जो प्रश्न है ना, ये जो प्रश्न है विद्यार्थियों, ये प्रश्न 1.5 नंबर वाला, 3 नंबर वाला और जो 4 नंबर वाले प्रश्न होते हैं वो आपके जो प्रश्न पेपर में आएंगे, उन प्रश्नों को यहाँ अपन शामिल करेंगे। और आशा और उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होगा उस पेपर में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और अपन बात करते हैं अब प्रत्येक प्रश्न के बारे में कि किस प्रकार से जो प्रश्न है वो आपके पेपर के अंदर आएंगे। और जैसे अपन बात करते हैं विद्यार्थियों, तो सबसे पहले मैंने जो लिखा है वो है लघुत्रात्मक प्रश्न। इन सबसे पहले विद्यार्थियों अपन जिन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे वो किस प्रकार के प्रश्न होंगे, वो प्रश्न हो गए लघु उत्तरात्मक प्रश्न। और विद्यार्थियों, जो लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन है, ये प्रश्न आपका विद्यार्थियों प्रत्येक प्रश्न 1.5 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा प्रत्येक प्रश्न? प्रत्येक प्रश्न 1.5 नंबर का होगा। तो अपन जिन चैप्टर में से जो 1.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो आएगा 1.5 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, जिन जिन चैप्टर पार्ट बुक्स है उस बुक्स के जिन पार्ट में से ये 1.5 नंबर क्वेश्चन आएंगे, उन्हीं में से ही यहाँ इन प्रश्नों को समावेश किया गया है। जैसे विद्यार्थी अपन देखते हैं, पहले प्रश्न की बात करते हैं, तो अपने पास पहला प्रश्न है कि सन 2011, कब की बात है कि सन 2011 की जनगणना में भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा गया। यानी आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि सन 2011 की जनगणना में भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को कितने वर्गों में, वर्गों में बांटा गया था। और वो कितने वर्ग, उसके आपको साथ में क्या याद करना विद्यार्थियों? नाम भी याद करने। जैसे मान लो इनको अपने 4 वर्गों में बांटा था। कितने वर्गों में बांटा था? 4 वर्गों के अंदर इन श्रमजीवी जनसंख्या को बांटा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार। अब वो 4 वर्ग कौन से, उन वर्गों का नाम अभी ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है कि 1951 और 1981 के दशक की जो अवधि है, जैसे अपन जनसंख्या वृद्धि वाले बिंदु की बात करते हैं विद्यार्थियों, तो जनसंख्या वृद्धि वाला जो बिंदु है उसके अंदर जो जनसंख्या किन किन दशकों के अंदर बढ़ी या किन किन दशकों में घटी। तो ये जो दशक दिया हुआ है आपको 1951 और 1981 का दशक की अवधि है, इस अवधि में भारत की जनसंख्या विस्फोट की अवधि, ये जो भारत की, यानी ये कह रहा है 1951 और 1981 दशक की जो अवधि है, उस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि क्यों कहा जाता है। यानी यहाँ पे जनसंख्या में अचानक क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अब जनसंख्या अचानक बढ़ी है तो उसके बढ़ने के पीछे कारण क्या है, उन कारणों के बारे में अपने को पता करना है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये आपको शहर दिए हुए, दिल्ली दिया हुआ, मुंबई दिया हुआ है, कोलकाता दिया हुआ और बेंगलुरु, इन शहरों में ये कह रहा है कि ये जो शहर है, इन शहरों में जनसंख्या का सांद्रण उच्च क्यों पाया जाता है। ये जो शहर है विद्यार्थियों, इन शहरों में जनसंख्या है वो अधिक क्यों केंद्रित है, यानी क्या वजह है, ये क्या कारण है कि जिनकी वजह से इन क्षेत्रों में या इन शहरों में जनसंख्या है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके पीछे कारण क्या है, उन कारणों के बारे में आपने कुछ उन कारणों के बारे में जानना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है कि प्रवास के प्रमुख कारण। अगला प्रश्न है कि प्रवास के प्रमुख कारण। अब प्रवास के जो प्रमुख कारणों की बात करते हैं, मुख्य रूप से जो एक प्रतिकर्ष कारक होता है, एक होता है अपकर्ष कारक। अब प्रतिकर्ष में कौन कौन से होंगे और अपकर्ष के अंदर, प्रतिकर्ष में कौन कौन से कारक आएंगे और अपकर्ष के अंदर कौन कौन से कारक है, उनके बारे में भी अपने को जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न कि प्रवास के परिणाम बताइए।
यानी प्रवास के परिणाम बताएं। जब विद्यार्थियों अपन प्रवास के परिणाम की बात करते हैं तो प्रवास का आर्थिक परिणाम, सामाजिक परिणाम, पर्यावरणीय परिणाम, है ना, ये सभी परिणाम है वो भी अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, प्रवास की तीसरी तरंग में भारत से किन किन का प्रवास हुआ। यानी प्रवास की जो विद्यार्थियों 3 तरंगें हुई थी, प्रवास की प्रथम तरंग, दूसरी तरंग और तीसरी तरंग, इन तरंगों के अंदर भारतीय जो लोग थे विदेशों की ओर प्रवास किया। तो ये कह रहा है कि प्रवास की जो तीसरी तरंग हुई थी उस तरंग में भारत के कौन से लोग थे, उन्होंने प्रवास किया था उन लोग। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण बस्तियों को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है। यानी मानव बस्ती वाला जो पाठ है विद्यार्थियों, उसमें अपने ग्रामीण जो बस्तियां हैं उन ग्रामीण बस्तियों को मुख्यतः कितने भागों में रखा गया है। जैसे मान लो इसको 4 भागों में रखा गया, तो इसको अपने को साथ में विद्यार्थी ये कितने भागों में बांटा गया है, कितने वर्गों में विभाजित किया गया, और उन वर्गों के आपको नाम है वो भी ध्यान रखने। और उसके अंदर ये भी ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि जो जैसे अपने 4 भागों में बांटा, तो प्रत्येक भाग जैसे गुचित बस्ती है तो उनकी विशेषता क्या होती है, इस प्रकार की बस्तियां भारतीय किन क्षेत्रों में पाई जाती है, ये भी जानकारी अपने को होनी चाहिए। अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि नगरीय बस्तियों की प्रमुख समस्या कौन सी। अगला प्रश्न क्या है विद्यार्थियों कि नगरीय जो नगर की बस्तियां हैं उन बस्तियों की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी। तो नगरीय बस्तियों की समस्याओं कौन कौन सी, उन समस्याओं के बारे में भी जानकारी अपने को होनी चाहिए। और इसी प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है, जो नगरीय बस्तियां है ना उनकी में जो समस्या है उन समस्याओं से निपटने के लिए अपने द्वारा क्या उपाय किए जा सकते हैं। प्रश्न इस प्रकार से बात है कि नगरी ग्रामीण बस्तियों में व्याप्त जो समस्या है उन समस्याओं से निपटने के लिए आप क्या सुझाव देंगे या आपके द्वारा क्या उपाय है वो किए जाएंगे, इस प्रकार का भी प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है कि गैरीसन नगर क्या होते हैं। अगला प्रश्न है गैरीसन नगर क्या होते हैं, उनका क्या प्रकार्य होता है। यानी गैरीसन नगर है वो क्या होते हैं और उनका मुख्य प्रकार्य क्या, यानी वो उस नगर में किस प्रकार का कार्य है वो किया जाता है। अगला प्रश्न है कि परंपरागत और अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की नाम। यानी जब ऊर्जा के स्रोतों की बात आई है तो इन्होंने प्रश्न ये है कि अपना ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से हैं और ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत कौन से। तो अपने को ऊर्जा के परंपरागत और ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो ध्यान रखना है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से, उसके नाम अपने को मालूम होने चाहिए, और ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत ऐसे कौन से ऊर्जा के वे कौन से स्रोत हो गए जिनसे स्रोत का मतलब जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊर्जा प्राप्ति के आधार पर स्रोतों का अपने एक परंपरागत का है, एक ऐसा क्या है, अपरंपरागत का है। परंपरागत का मतलब होता है पुराने समय से जो चली आ रही तकनीकी के माध्यम से अपने जो ऊर्जा का उत्पादन करते होता है परंपरागत और अपरंपरागत। ये परंपरागत और ऊर्जा स्रोत जो परंपरागत और अपरंपरागत उसके अपने को नाम याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है अपना कि नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले खनिज कौन कौन से। यानी नाभिकीय जो ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा को उत्पादन या नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए अपन किन किन खनिजों का प्रयोग करते हैं, उन खनिजों को अपने को क्या याद होना चाहिए। उन खनिज कौन सा खनिज जिनसे अपन नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, उन खनिजों के नाम। दूसरा अगला प्रश्न है कि वो जो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपन जिन खनिजों का उपयोग करते हैं वो खनिज किस कालक्रम से संबंधित है। यानी वो जो खनिज है वो किस कालक्रम की जो चट्टान है उस चट्टान से संबंधित, उस चट्टान का भी नाम, यानी वो जो जिन चट्टानों के अंदर ये अपन को नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने वाले जो खनिज मिलते हैं वो खनिज किस कालक्रम, जिन चट्टान से मिला है उन चट्टान का कालक्रम क्या है उसका भी अपने को जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थित महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्रों के लिए, यानी भारत के अंदर अपने को ये ध्यान रखना है विद्यार्थियों, यानी ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जिनसे कोयले का क्या किया जाता है, उत्पादन। यानी भारत में कौन कौन से क्षेत्रों से कोयले का उत्पादन किया जाता है, उन खनन क्षेत्रों का भी अपने को नाम याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। यानी विद्यार्थियों ये कह रहा है कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है और ये जो कॉन्सेप्ट है या जो संकल्पना है ये किसके द्वारा दी गई थी और क्या होता है उसके बारे में भी अपने को जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि WECD से आप क्या समझते हैं। यानी एक तरफ है कि WECD क्या है, जब इसके यानी WECD क्या है इसके बारे में भी अपने को जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि भरमौर जनजातीय विकास परियोजना की मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी ये एक परियोजना है और किस प्रकार की परियोजना है, भरमौर जनजातीय विकास परियोजना।
कौन सी परियोजना है? भरमौर जनजातीय विकास जो परियोजना चलाई जा रही है, उस परियोजना का मुख्य रूप से उद्देश्य कौन कौन से, उन उद्देश्यों की भी अपने को जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि पतन और पोत आश्रय में अंतर लिखना। यानी एक पतन होता है और एक होता है पोत आश्रय। तो पतन और पोताश्रय में क्या अंतर है, वो अपने को अंतर है वो लिखने हैं। अंतरों के बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषता लिखिए। यानी भारत है विदेशों के साथ में जो व्यापार करता है उसकी मुख्य रूप से विशेषताएं कौन कौन सी है, उन विशेषताओं के बारे में भी अपने को जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित, यानी भारत का जो पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तटीय क्षेत्र, वहां पर स्थित सभी जो महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन कौन से हैं, उन बंदरगाहों के बारे में भी अपने को जानकारी होना चाहिए, है ना। भारत की पश्चिमी तट और भारत का जो पूर्वी तट है, उन तटों पर मुख्य रूप से कौन कौन से बंदरगाह स्थित है, उन बंदरगाहों के बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों अपने इन 18 प्रश्नों के बारे में चर्चा की। और जो ये 18 प्रश्न है, ये किस प्रकार के प्रश्न है विद्यार्थियों? ये प्रश्न है आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न। किस प्रकार के प्रश्न है? लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। और प्रत्येक प्रश्न विद्यार्थियों कितने नंबर का है? 1.5 नंबर का। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है? 1.5 नंबर का। अब अपनी अगली चर्चा करते हैं विद्यार्थियों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। अगली चर्चा किसके बारे में करते हैं? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करो विद्यार्थियों, तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात के क्या कारण है? यानी भारत के बच्चों में लिंगानुपात क्या हो रहा है? घट रहा है। अब उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, उन कारणों के बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। ऐसी क्या वजह रही है जिसकी वजह से भारत के जो बच्चे हैं उनका जो लिंगानुपात है वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। उन कारणों के बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि मानव विकास को मापने के लिए कौन कौन से सूचकों का प्रयोग किया जाता है? यानी मानव विकास क्या है, या जो मानव विकास होता है उस मानव विकास यानी किस देश का कितना क्या मानव विकास है, उसको अपने मापने के लिए किन किन सूचकों का प्रयोग किया जाता है, उन सूचकों के बारे में भी अपने को जानकारी होनी चाहिए। यानी मानव विकास को मापने के लिए किन किन सूचकों का प्रयोग किया जाता है, उन जिन सूचकों का अपन प्रयोग करते हैं या जिन सूचकों का उपयोग किया जाता है, उन सूचकों के बारे में भी अपने को जानकारी विद्यार्थियों होनी चाहिए। अगला प्रश्न है मानव विकास की आवश्यकता क्यों है? अगला प्रश्न क्या है कि मानव विकास की आवश्यकता क्यों है? यानी मानव विकास है उसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? और अगला प्रश्न है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले जो उद्योग है वो कहां पर स्थित होना चाहिए और कहां पर स्थित नहीं होना चाहिए, उसकी स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, उन कारकों के बारे में भी अपने को जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखते हुए किसी एक की व्याख्या की। यानी भारत के प्रमुख रूप से औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से, उन यानी भारत के जितने प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है उन प्रदेशों के बारे में बड़े को जानकारी होनी चाहिए। और उन जितने भी प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है उनमें से किसी एक औद्योगिक प्रदेश की विशेषता या उस विवरण के बारे में भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि ज्ञान आधारित उद्योग क्या है? यानी ये कह रहा है कि ज्ञान आधारित उद्योग क्या होते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि ज्ञान आधारित उद्योग क्या है और तीसरी पंचवर्षीय योजना में किन लौह इस्पात उद्योगों को स्थापित किया गया? यानी ज्ञान आधारित उद्योग क्या है? यानी सबसे पहले तो विद्यार्थियों अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि ज्ञान आधारित उद्योग क्या होते हैं। और अगला प्रश्न ये कि तीसरी जो पंचवर्षीय 5 वर्षों के लिए जो योजना चलाई जा रही थी केंद्र सरकार के द्वारा, देख रहा तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उस तीसरी पंचवर्षीय योजना में किन लौह इस्पात उद्योगों को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि भारतमाला योजना के प्रमुख लक्ष्य क्या है? यानी भारतमाला योजना है उसके प्रमुख रूप से लक्ष्य कौन कौन से है। अगला प्रश्न है कि BRO क्या है? यानी ये भी टर्म है कि BRO क्या है, इसके बारे में भी अपने को जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा क्या है? यानी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा क्या है, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इस प्रकार से अपन ने विद्यार्थियों
ये जिन प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी, ये किस प्रकार के प्रश्न से? ये दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न थे। किस प्रकार के प्रश्न से? दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न थे। और ये प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का विद्यार्थियों? प्रत्येक प्रश्न है वो 3 नंबर का। कितने नंबर का होगा? प्रत्येक प्रश्न है वो आपका 3 नंबर का होगा। अगली बात करते हैं, अगले किस प्रकार के प्रश्न है विद्यार्थियों? अगले है निबंधात्मक प्रश्न है। किस प्रकार के प्रश्न है? निबंधात्मक प्रश्न है। और निबंधात्मक प्रश्न है वो कितने, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है विद्यार्थियों? 4 नंबर का होता है। निबंधात्मक प्रश्नों के प्रकार की बात करें, निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं विद्यार्थियों, वो प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होता है। और आपके पेपर में आपको कितने प्रश्न मिलेंगे? 2 प्रश्न मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2। यानी ये अपन जिस भारत की अर्थव्यवस्था जो बुक है उसमें से आपको निबंधात्मक प्रश्न सिर्फ मिलेगा विद्यार्थियों, 1 प्रश्न मिलेगा। कितना मिलेगा? 1। तो निबंधात्मक प्रश्न है वो कौन से आ सकते हैं? संभावित प्रश्नों के बारे में बात करते हैं विद्यार्थियों। तो पहला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय कृषि में व्याप्त समस्याएं कौन-कौन सी? यानी वर्तमान में जो भारत की कृषि है, उस कृषि में व्याप्त कौन-कौन सी समस्याएं हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और या फिर जो कृषि के अंदर वर्तमान में भारत की जो कृषि है, उस कृषि में व्याप्त समस्या है, उस समस्याओं से छुटकारा किस प्रकार से, या उस समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपके द्वारा क्या-क्या उपाय या सुझाव दिए जाएंगे? इस प्रकार का भी प्रश्न आ सकता है। अगला, भारत में भू उपयोग को प्रभावित करने वाली अर्थव्यवस्था के परिवर्तन। भारत के भूमि उपयोग को परिवर्तन या उसके बदलाव करने वाले अर्थव्यवस्था के परिवर्तन को क्या करना है? समझाना है। और अगला प्रश्न है, भारत में भूमि उपयोग के वर्गीकरण को समझे। यानी भारत में भूमि उपयोग का जो वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण को क्या करना है? समझाना है। इस प्रकार से विद्यार्थियों अपन ने तो भारत की अर्थव्यवस्था जो बुक थी, उस बुक से अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले कुछ संभावित प्रश्नों के बारे में चर्चा की। और आशा और उम्मीद करते हैं कि विद्यार्थियों ये प्रश्न आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने